तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश में मची सियासी हलचल के साथ। जी हां, अखिलेश और मुलायम अपने अपने जिद पर अड़े हैं, लेकिन समाधान निकल नहीं रहा है। 13 जनवरी को चुनाव आयोग दोनों गुट को बुलाए हैं और इस बीच मिलने मिलाने का दौर भी जारी है। मुलायम और अखिलेश की मुलाकात के बाद भी बात नहीं बनी है। दिल्ली से शिवपाल भी लखनऊ में आ गए हैं। आज भी सपा में मचे सियासी घमासान पर देश की नजर रहेगी। और समाजवादी पार्टी में चल रही कलह का फिलहाल कोई हल नहीं दिखाई दे रहा है। मामले को सुलझाने के लिए मुलायम सिंह यादव और प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बीच करीब 2 घंटे बैठक हुई। समझा जाता है कि मुलायम सिंह ने बेटे अखिलेश को समझाने का भरपूर कोशिश की, लेकिन अखिलेश चुनाव से पहले अपने पिता की कोई शर्त मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में समझा जा रहा है कि शिवपाल यादव के दिल्ली से लौटने के बाद मुलायम अखिलेश से हुई बातचीत को ले आगे की रणनीति तय करेंगे। सुबह सुबह का खुशनुमा मिजाज, नेताजी ने बहुत उम्मीदों से बेटे अखिलेश को बुलाया। हालचाल जाना, मौसम, दुनिया, समाज, इधर उधर की बातों के बाद मुद्दे पर आए। बेटे के लिए अपने प्रेम का हवाला भी दिया। बताया कि वो सिर्फ उसे ही प्रदेश के मुख्यमंत्री की गद्दी पर देखना चाहते हैं। भरोसा दिया कि वो किसी के कहने में नहीं है। बेटे पर भरोसा दिखाने के लिए बीच में बढ़ी दूरी का ठीकरा भी दूसरों पर फोड़ा। फिर बेटे को पुत्र धर्म भी याद कराया और कहा कि दिखावे के लिए ही सही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर उन्हें बने रहने दिया जाए और उम्मीदवारों की सूची उन्हीं के दस्तखत से जारी कराई जाए। अपनी बात कहकर उन्होंने बेटे को मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद भी दे डाला। कहा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इतना अपमान सहने के बावजूद हम किसी और को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। चुनाव के बाद अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होगा। दूसरी बात हम कह रहे हैं कि पार्टी की एकता के लिए पूरा प्रयास है और हमारी पार्टी एक है। अंदर के लोग बताते हैं कि बेटे ने भी पैर छूकर पिता से धर्म युद्ध के लिए आशीर्वाद मांगा। मुलायम ने कहा कि 3 महीने के लिए पार्टी मेरे पास ही रहने दीजिए। आपके करीबी आपसे गलत फैसला करा लेते हैं। साफ हो गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद ही है अब असली मुद्दा। इस अधिवेशन में तमाम लोगों के सामने और देश के सामने कह सकता हूं, जो मेरी जिम्मेदारी है बेटे की हैसियत से, अगर पार्टी बचानी पड़े तो पार्टी बचाएंगे, अगर परिवार के लोगों को बचाना पड़ेगा तो परिवार के लोगों को साथ खड़ेंगे, अगर मुझे कोई भी त्याग करना पड़ेगा, कोई भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी केवल बचाने के लिए, तो मैं आगे आऊंगा। सुलह के बजाय कलह बढ़ने की तस्दीक तब हो गई जब अखिलेश समर्थक नेताओं ने फिर उनकी रहनुमाई में सपा के चुनाव लड़ने की बात दोहराई। नेताजी अखिलेश को उनकी 5 साल के इम्तिहान को पास करने दें और हम विश्वास से जीत के आएंगे। नेताजी का ही सम्मान होगा। इलेक्शन कमीशन में दोनों पक्षों ने दिया है, बाकायदा अखिलेश के पक्ष में है। इलेक्शन कमीशन भी जल्दी निर्णय ले। समाजवादी कलह को सुलह में बदलने की ख्वाहिश रखने वाले अब भी हार मानने को तैयार नहीं हैं। रजत मिश्रा, एपीएन। और हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं खुर्रम निजामी लखनऊ से। खुर्रम, अब साफ तौर पर ये ईगो का इशू बन चुका है दोनों के बीच में। अब तमन्ना, अब इसको ईगो की बात कह लीजिए या फिर सत्ता पे काबिज होने की बात कर लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, इंटरप्रिटेशन आप कैसे करते हैं ये आपकी बात है, लेकिन ये बात साफ है कि दोनों पक्ष अपने अपनी जगहों पर आए हुए हैं। खबर ये भी आ रही है कि मुलायम सिंह यादव हर बात पर राजी हो गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव का साफ तौर पर कहना है कि वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे और मुलायम ये भी चाहते हैं कि अखिलेश वहाँ से अपना जो उन्होंने जो अपना क्लेम किया है इलेक्शन कमीशन में सिंबल पर वो वापस ले लें, और वहीं अखिलेश भी चाहते हैं कि मुलायम वापस ले लें, लेकिन ना मुलायम वापस लेना चाहते हैं ना अखिलेश वापस लेना चाहते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें अखिलेश यादव की, तो उनका साफ तौर पे कहना है कि इलेक्शन भर तक की उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने दीजिए और इलेक्शन खत्म होने के बाद जब नतीजा आ जाएंगे, यानी कि 3 महीने बाद, हम आपको वापस एक कन्वेंशन बुला करके वापस आपको आपकी कुर्सी सौंप देंगे। लेकिन मुलायम अभी भी उस चीज़ पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। लेकिन बात बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से जो घटनाक्रम चल रहा है, जिस तरीके से 5VD 4VD और 5KD के बीच में सब कुछ पूरी दुनिया सिमट गई है समाजवादी पार्टी की, वो साफ करती है कि अगर इसी तरीके के हालात बने रहे तो जाहिर सी बात है कि जब चुनाव होगा तो उसका सीधा असर
प्रत्याशियों की किस्मत पर पड़ेगा। प्रत्याशियों को समझ में नहीं आ रहा है, कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किधर जाए, अखिलेश की तरफ जाए, मुलायम की तरफ जाए या किधर जाए, उनको समझ से बाहर है। विधायकों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस सिंबल के साथ चुनाव में उतरेंगे, क्योंकि अगर इलेक्शन कमीशन में बात नहीं बनी और अगर सिंबल सीज हो गया तो फिर वो आगे जो कैंपेन अभी तक अगर करते हैं साइकिल को लेकर, तो वो कैंपेन व्यर्थ जाएगा और उसका जो खर्चा होगा, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, जो खर्चा होगा वो भी वट्टे खाते में चला जाएगा, यानी कि वो खर्चा उनकी जेब से तो निकल जाएगा लेकिन वो खर्चा नहीं होगा। तो एक अजीब सी स्थिति पैदा हो गई, कंफ्यूजन एरे जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, वो स्थिति साफ तौर पे देखी जा रही है। कैश 22 की पोजीशन बन चुकी है समाजवादी पार्टी में, और जो दिग्गज है समाजवादी पार्टी के वो भी तकरीबन हार मान चुके हैं, चाहे आजम खान हो, चाहे अंबिका चौधरी हो, चाहे और कोई भी हो, वो मान चुके हैं। कल हम बात करें तो गायत्री प्रजापति, संजय सेठ लगातार दोनों नेताओं के बीच टच में थे, दोनों के बीच में वो लगातार बैठकें कर रहे थे, बात करने की कोशिश कर रहे थे। कल दिन भर 5KD से राजेंद्र चौधरी निकलते रहे, आते रहे, जाते रहे, मतलब बिल्कुल साफ है कि अखिलेश यादव अंदर बैठे हुए आगे की रणनीति तय कर रहे हैं। उन्होंने एक लिस्ट भी जारी कर दी जो MLCs की है, लेकिन जो एक जो क्षेत्र है, स्नातक क्षेत्र है, जहां से स्वरूप परिवार कानपुर का खड़ा होता है, उसको अखिलेश ने खाली छोड़ दिया है, यानी कि जो ट्रेडिशन बना हुआ समाजवादी पार्टी का वो उसको पालन कर रहे हैं। तो यानी कि जो पार्टी की लाइन है अखिलेश उसको समझ रहे हैं। नरेश उत्तम पटेल की हम बात करें तो उसको बनाकर उन्होंने एक साफ मैसेज दिया है कि परिवारवाद से वो दूर रहते हैं और OBC को किस तरीके तरजीह दी जाती है, कोई उनसे सीखे, ये उन्होंने साफ किया। तो वहीं मुलायम सिंह यादव ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस पार्टी को उन्होंने 25 साल तक सहेजा, 25 साल तक उत्थान की दिशा में आगे बढ़ाया, वो आज एक जिद के कारण और एक ऐसे हालात के कारण उसका अंधकारमय फ्यूचर होता साफ तौर पे दिख रहा है, जिसको वो संभाल नहीं पा रहे हैं। तो क्या होता है, किस तरीके से आज का डेवलपमेंट होता है, अखिलेश यादव क्योंकि खामोश हैं, सबको इंतजार है कि एक बार अखिलेश यादव अपनी तरफ से कुछ बोले कि वो क्या इस स्थिति में कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव तरह से बिल्कुल खामोशी है, वो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर और एज अ मुख्यमंत्री, दोनों तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो देखना होगा कि आगे का जो डेवलपमेंट होता क्या होता, क्योंकि वक्त बेहद कम है और अगर हालात ऐसे बने तो साइकिल का क्या होगा ये कोई नहीं जानता जी। और खुर्रम, अगर डेवलपमेंट की बात करें तो लखनऊ से दिल्ली तक अब आगे क्या होगा? देखिए, लखनऊ से दिल्ली का जो सफर है बहुत अजीब सा हो गया है, क्योंकि अखिलेश दिल्ली का रुख कर नहीं रहे हैं, मुलायम दिल्ली से लौटते हैं और फिर दिल्ली कब चले जाएंगे कोई कह नहीं सकता है। इलेक्शन कमीशन की बात की जाए तो अखिलेश की पूरी टीम दिल्ली में है, वो बार बार इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी बात रख रही है। वो इस बात को अखिलेश का साफ तौर पे कहना कि बहुमत उनके साथ है, तो वहीं मुलायम के खेमे का कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन उनके साथ है समाजवादी पार्टी का। लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या करेगा ये कोई नहीं जानता, क्या वो सिंबल सीज कर देगा या मुलायम या फिर अखिलेश को सिंबल दे देगा, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। वक्त बेहद कम है और अगर जल्दी ही दोनों तरफ से कोई ढिलाई नहीं बरती गई या कुछ सुलह का फॉर्मूला बना करके इलेक्शन कमीशन के सामने नहीं रखा गया, या ये मान लिया जाए कि जो बाप बेटा दोनों एक कश्ती पर सवार हो गए, तो इलेक्शन कमीशन फिर अपनी बात सोचेगा, वो अपने नियम कानून की बात करेगा। जो कानून के जानकार उनका साफ तौर पर कहना है कि जब भी सिंबल की लड़ाई होती है तो उससे 2 से ढाई महीने का वक्त लगता है, इतना वक्त इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। और तो जाहिर सी बात है अगर ये विवाद नहीं सुलझा तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन सीज कर दे सिंबल को। अगर सिंबल सीज करता है तो अखिलेश और मुलायम क्या करेंगे चुनावी रण में ये कोई नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि अगर सिंबल बदल जाएगा तो हालात इतने खराब हो जाएंगे कि प्रत्याशियों को पहले ये बताना पड़ेगा, उनको लोगों के जहन में ये बैठाना पड़ेगा कि उनका सिंबल क्या है। अभी तक स्थिति बिल्कुल आसान है कि हम साइकिल पर चुनाव लड़ते आए, साइकिल चुनाव लड़ रहे हैं, तो लोग के जहन में इस बात को पैबस है कि साइकिल का मतलब क्या होता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर सिंबल सीज हो जाता है और जो मौजूदा विधायक है समाजवादी पार्टी के वो चुनावी रण में उतरते हैं, तो वो कैसे याद दिलाएंगे लोगों को, कैसे उनके जहन में बैठाएंगे कि अब साइकिल नहीं, उनको इस चुनाव चिन्ह पर अपना मोहर लगाना है, बटन दबाना है। तो किस तरीके से आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर यही हालात बने रहे तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी का होगा। जो अखिलेश है, मुलायम खेमा है, वो शायद इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ना अखिलेश यादव का है ना मुलायम सिंह यादव का, सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी का है। और अगर सिंबल पे बात नहीं बनी तो अखिलेश खेमा और मुलायम खेमा चुनाव की बात किस पायदान पर खड़ा होगा ये कोई नहीं जानता। चलिए खुर्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। तो अभी वही है, पिक्चर अभी बाकी है, अभी देखना होगा कि आगे क्या होता है। चुनाव आयोग क्या फैसला करता है, सिंबल किसके हिस्से जाता है या फिर सिंबल फ्रीज हो जाता है और या फिर सुलह का कोई रास्ता निकल आता है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक किसी भी राज्य में
अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की है। सूत्रों से मिली खबर है कि आज बीजेपी पंजाब और गोवा के लिए अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है और मकर संक्रांति के ठीक बाद उत्तर प्रदेश के लिए भी बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा सकती है। टिकट आवंटन का काम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति करती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी भी इस समिति के सदस्य हैं। पंजाब और गोवा में एक चरण में 4 फरवरी को मतदान होगा। ऐसे में इन 2 राज्यों के लिए बीजेपी आज उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। गोवा बीजेपी ने 40 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर के बिना इसे फाइनल नहीं माना जा सकता है। पंजाब और गोवा में नामांकन की आखिरी तारीख 18 जनवरी है। और एक बार फिर से रुक करते हैं खुरम निजामी का, हमारे साथ लाइव लखनऊ से जुड़े हुए हैं। खुरम, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी ने अभी कोई लिस्ट जारी नहीं की है, तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है कब तक लिस्ट जारी होगी यूपी की? हालांकि पंजाब और गोवा की बात करें तो कहा जा रहा है कि आज शायद जारी हो सकती है लिस्ट। देखिए, मकर संक्रांति का बहुत अहम है उत्तर प्रदेश में। खरवास जब खरवास का सीजन चलता है तो कोई शुभ काम नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी जानती है, वो थोड़ा सा वक्त लेना भी चाहती है। वो स्टेप बाय स्टेप चल रही है। उसने पहले एक यहाँ समिति की बैठक हुई और फिर केशव प्रसाद मौर्य, जो कि भारतीय जनता पार्टी के फूलपुर से सांसद भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, तो उनको ऑथराइज कर दिया कि ये टिकट फाइनलाइज करेंगे। और अब जब खरवास खत्म होगा, यानी कि मकर संक्रांति के बाद किसी दिन भी आपको टिकट का ऐलान कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। वो ये भी इस बात को एश्योर करना चाहती है कि जब वो टिकट का अनाउंसमेंट करें तो इतना वक्त ना हो कि वो टिकट बदला जाए। यानी कि जो प्रत्याशी, उनको मालूम है, देखिए प्रत्याशी कौन चुनाव लड़ेगा ये सबको मालूम है कि कौन प्रत्याशी चुनाव कहां से लड़ेगा, इस बात का एहसास है। वो अपना काम भी कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो कैडर बेस्ड पार्टी है, उनका संगठन लगातार क्षेत्र में काम कर रहा है। वो कमल के लिए वोट मांग रहा है, कैसे कमल को वोट मिलेगा इसकी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा है। तो चेहरा कौन होगा किस कॉन्स्टिट्यूंसी में, ये डिक्लेयर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। उनकी तैयारी पूरी है 403 विधानसभा सीटों पर। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि अगर आप देर से प्रत्याशी का अनाउंसमेंट करेंगे तो प्रत्याशी कब फुल अथॉरिटी के साथ मैदान में उतरेगा और उसके जिस तरीके से ऑथराइजेशन के साथ उतरता है तो उसकी बात अलग होती है। और आपको टिकट मिलेगा, आप जाइए तैयारी करिए, इसकी बात अलग होता है। यानी जज्बे का फर्क होता है। तो भारतीय जनता पार्टी ये भी देख रही है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। वो ये भी शायद इस बात को भी देखना चाहती है, इस बात का भी आकलन करना चाहती है। लेकिन मकर संक्रांति के बाद किसी भी दिन आपको टिकट का अनाउंसमेंट हो सकता है, इस बात को आप तय मान लीजिए, क्योंकि खरवास खत्म हो जाएगा। उसके बाद जब टिकट का अनाउंसमेंट होगा तो भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलेगी। और जब भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलेगी तो जाहिर सी बात है, इसका फर्क बहुत पड़ेगा तमाम पार्टियों के चुनाव पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग में महारथी हासिल है, केंद्र में उनकी सरकार है। वो साफ कह चुके, हर प्रत्याशी हर कार्यकर्ता उनका चेहरा है, वो उस चेहरे को आगे बढ़ाएंगे। यानी कि कैडर बेस है, कोई भी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है। नरेंद्र मोदी इसकी जीती जागती मिसाल है कि एक कार्यकर्ता किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलता हुआ प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचा। खुरम, जैसे कि आपने कहा कि अभी फिलहाल जो जी बीजेपी से जब भी पूछा जाता है चेहरा क्यों नहीं अनाउंस करते, यहाँ पर सीएम क्यों नहीं प्रोजेक्ट करते, तो उनका यही सवाल, यही जवाब होता है कि हर कार्यकर्ता जो है वो अपने आप में एक चेहरा है। ऐसे में कहीं ना कहीं इनका ओवर कॉन्फिडेंस या फिर कोई अलग रणनीति बनाकर बीजेपी चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी अच्छी सी बात है कि जहां पर उनकी स्थिति मजबूत है वहां पर सीएम फेस, और जहां स्थिति मजबूत नहीं वहां सीएम फेस नहीं है। ये उनकी एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसका तोड़ किसी और राजनीतिक पार्टी के पास नहीं है। आप किसी और स्टेट में जाइए, आप बता देंगे आपका कौन सीएम फेस कौन है। लेकिन आप उत्तर प्रदेश की बात करिए तो यहाँ देखिए, जब सीएम फेस का अनाउंसमेंट होता है तो साथ में कई चीजें और आती हैं, अंदरूनी कला होती है। कई दावेदार हैं चेहरों को उत्तर प्रदेश में जो अपने आप को मुख्यमंत्री की कतार में आगे खड़ा करते हैं। बीच में खबर यह थी कि राजनाथ सिंह पर सहमति बनी, लेकिन राजनाथ सिंह ने मना कर दिया। उसके बाद ये कहा गया ठीक है, जब चुनाव पूरा हो जाएगा तो राजनाथ सिंह पर एक बार फिर सोचा जाएगा, विचार किया जाएगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में कम से कम 2017 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर चुनाव में उतरेगी, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि नरेंद्र मोदी एक ऐसा सशक्त चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के पास जिसका तोड़ किसी और पार्टी के पास नहीं है। अगर वो आएंगे तो लोग का एहसास होगा। बिल्कुल, चलिए खुरम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन बीजेपी हमेशा कहती है कि कार्यकर्ता जो बीजेपी का है वो अपने आप में ही एक चेहरा है। तो आगे देखना होगा कि मकर संक्रांति के बाद लिस्ट में किस किस के नाम
शामिल होते हैं। फिलहाल चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद भी राजनीति करने वालों का गुरूर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसका नजारा आए दिन सड़कों पर देखने को मिल जाता है। जब पुलिस लोगों को आचार संहिता का पाठ पढ़ाने के लिए सड़कों पर उतरती है। कुछ ऐसा ही हुआ कन्नौज जनपद के सदर कोतवाली में, जहां पर महिला बीजेपी नेता के रिश्तेदार की लग्जरी कार को एसडीएम ने रोककर हूटर उतरवाने का प्रयास किया तो उसने एसडीएम से अभद्रता कर दी। इस पूरे मामले में हद उस वक्त हो गई जब रिश्तेदार की पैरवी करने खुद बीजेपी नेत्री पहुंच गई। उन्होंने थाने में पहुंचकर जमकर हंगामा किया और इसे प्रशासन की गुंडागर्दी करार दिया। फिलहाल पुलिस ने एसडीएम की तहरीर पर एसडीएम के साथ अभद्रता करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ ही गिरफ्तार कर लिया है। गर्दी जैसा वातावरण फैलाना ये तो ठीक बात नहीं है। आम आदमी है, अगर हूटर लगा था या कोई बात थी तो उसको सहजता से बता करके मौका देना चाहिए। कोई लुटेरे नहीं थे, ना कोई डाकू थे, संभ्रांत लोग हैं नगर के, कहीं यात्रा करने जा रहे थे। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनके साथ धक्का मुक्की करके और उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाए। स्पीकर और फॉग लाइट लगी हुई थी और बताया जा रहा है कि एफएससी टीम जो हमारी कन्नौज की एफएससी टीम लगी थी उनके साथ अभद्रता किया गया है और उनकी तहरीर के आधार पर जो है मुकदमा को पंजीकृत किया गया है और जो भी धारा बनती है उसके आधार पर कार्रवाई। मोदी सरकार की नीतियों की तरफ देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए कांग्रेस आज एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने आंदोलन कार्यक्रम के बारे में बताएंगे। कांग्रेस की ओर से तालकटोरा स्टेडियम में जनवेदना सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी के देश भर के राष्ट्रीय पदाधिकारी, सांसद, विधायक, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष हिस्सा लेंगे। कांग्रेस नोटबंदी के बाद आम लोगों की तकलीफों को उजागर करेगी और इस बाबत भविष्य के आंदोलन की योजनाओं के बारे में बताएगी। कांग्रेस का मकसद जनता के बीच मोदी सरकार की उन नीतियों को लाना है जिसकी वजह से कांग्रेस मानती है कि जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और कांग्रेस में राहुल गांधी की ताजपोशी को लेकर आवाज उठने लगी है। नया साल विदेश में मनाकर लौटने के बाद राहुल ने मंगलवार को दिल्ली में अपने निवास पर पार्टी के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई और 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की। देश वापस लौटने के बाद मंगलवार सुबह से ही राहुल गांधी ने मीटिंग का दौर शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपनी मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। प्रियंका गांधी भी राहुल गांधी के घर उनसे मिलने पहुंची। राहुल गांधी ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में रणनीति को लेकर के भी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह, यूपी से पहुंचे नेता शामिल थे। दिल्ली में 3 राज्यों की स्टेट कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में पंजाब में 40 सीटों पर पार्टी को प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाने हैं और इस दौरान उत्तराखंड और गोवा के प्रत्याशियों के नाम को भी फाइनल किया जाएगा। यूपी में भी सपा के साथ किसी चुनावी तालमेल को लेकर कांग्रेस जल्द फैसला ले सकती है, जिसे लेकर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की मुलाकात हो सकती है। अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस मोदी सरकार को घेरने का अब कोई मौका नहीं गंवाना चाहती। इसके लिए पार्टी दिल्ली में 11 जनवरी को एक बड़ा सम्मेलन आयोजित कर रही है, जिसमें नोटबंदी के विरोध में होने वाले प्रदर्शन के तीसरे चरण की घोषणा होगी। राहुल गांधी इस चरण में होने वाले आंदोलन के बारे में बताएंगे। कांग्रेस ने इस सम्मेलन का नाम जनवेदना सम्मेलन रखा है। देश के लोगों पर जिस प्रकार से मोदी सरकार ने प्रहार किया है, लोगों की रोजी रोटी छीनी है, इसलिए इस जनवेदना आंदोलन सम्मेलन का कार्यक्रम इस पीड़ा को उजागर करने और एक जन आंदोलन को बदलने तक सीमित है। पदों से बड़ा लोगों की पीड़ा को लेकर जन जन में आंदोलन करना है। 5 राज्यों के चुनावों में पार्टी किस तरह मतदाताओं के सामने जाए, उसे लेकर के भी चर्चा होनी है। कल का पर्दा में देखना आप लोगों ने, सो आपको सबको आमंत्रण है। मैं प्रोग्राम पहले बोल चुका है, दैट इज ऑन ऑल द इश्यूज कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट, बेसिकली डिमोनेटाइजेशन एंड अदर फेलियर्स ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो विल बी हाईलाइटेड। इस सम्मेलन में सोनिया और राहुल के साथ कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों के अलावा पार्टी के पदाधिकारी और सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो क्या दिल्ली से अरविंद केजरीवाल का मुंह भंग हो गया है? क्या अब केजरीवाल दिल्ली से निकल जाने की फिराक में है? कम से कम मनीष सिसोदिया के बयान से
इसी की झलक बयां होती है। पंजाब के मोहाली में चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लोगों से अरविंद केजरीवाल के नाम पर वोट डालने की अपील की। उन्होंने कहा कि आपका वोट केजरीवाल के नाम पर होगा और जीत मिलने पर केजरीवाल पंजाब के मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि कैमरे के सामने वो अपने दिए गए बयान का बचाव करते नजर आए, लेकिन उनके बयान ने भविष्य की राजनीति के संकेत जरूर दे दिए हैं। पंजाब में अपना सब कुछ दांव पर लगा चुकी आम आदमी पार्टी ने सबसे बड़ा दांव खेला है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि अगर पार्टी पंजाब में चुनाव जीतती है तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली से पंजाब शिफ्ट होंगे। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब में पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे। मनीष सिसोदिया ने मोहाली की रैली में ये दावा किया। पंजाब तो यही मान के वोट करें कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हैं। मैं इसलिए कहा कि जो भी वादे पूरे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल ऐसे नहीं भागेंगे। अरविंद पंजाब के लिए जो जो वादे करें वो पूरे करवाएंगे। देखिए, जो दिल्ली में रामलीला मैदान में लोगों के साथ वादा किया था वो तो कब का टूट गया। वादा था कि मैं दिल्ली से हिलूंगा नहीं, मैं पूरी तरह दिल्ली में रहूंगा और कहीं नहीं देखूंगा, वो तो कुछ हुआ नहीं। मैं समझता हूं कि अब लगता है कि नहीं, दिल्ली में पर्याप्त माल मसाला नहीं है, कुछ बाहर देखने की जरूरत है। हालांकि मनीष सिसोदिया ने शब्दों का खेल खेलते हुए बड़े ही सधे अंदाज में ये बात कही। मनीष सिसोदिया ने रैली में भाषण के दौरान कहा कि आप ये मानकर चलें कि पंजाब के मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल ही बनने वाले हैं। आगे सिसोदिया ने कहा कि जो भी मुख्यमंत्री बने, केजरीवाल की जिम्मेदारी होगी कि जो वादे किए जा रहे हैं उन्हें पूरा कराएं। सिसोदिया ने रैली में कहा कि आप ये समझकर वोट दें कि आप अरविंद केजरीवाल को ही वोट दे रहे हैं। आपका वोट केजरीवाल के नाम पर है। तो मनीष जी, ऐसा लग रहा है कि पंजाब के अगले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे। अभी आप मेरे से ये सब क्यों कहलवा रहे हो? अभी आप आने दीजिए, समय एमएलए तय करेंगे। देखिए, जो कुछ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में गदर मचाया है वही पंजाब में भी मचाने की तैयारी है। और सिसोदिया जी ने जिस नाम का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि पंजाब के लोगों ने दिल्ली की गलतियों से कुछ चीज सीखी होगी। मनीष सिसोदिया के इस बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि आप पंजाब विधानसभा चुनाव में केजरीवाल का चेहरा आगे करके लड़ रही है। अब सवाल ये है कि क्या मनीष सिसोदिया के इस बयान को भविष्य के संकेत के तौर पर लिया जाए या फिर इसे महज एक सियासी स्टंट समझा जाए। हालांकि केजरीवाल के बयानों की तरह उनकी अब तक की राजनीति को देखें तो उनके शिफ्ट होने में किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। नोटबंदी बीजेपी और जेडीयू को करीब ले आई, लेकिन आखिर नोटबंदी का फैसला किसका था? क्या ये फैसला रिजर्व बैंक ने लिया या फिर मोदी सरकार इसे अमल में लेकर आई? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी का फैसला सरकार ने लिया था, जबकि सरकार ने संसद को बताया था कि नोटबंदी का फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का था। नोटबंदी का फैसला किसने लिया, इस मामले में अब ट्विस्ट आ गया है। सरकार अभी तक कह रही थी कि नोटबंदी का फैसला रिजर्व बैंक ने लिया, लेकिन पिछले महीने RBI ने संसदीय पैनल को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें बताया गया कि 500 और 1000 रुपए के नोटों को वापस लेने का फैसला सरकार का था। सूत्रों के मुताबिक वित्त विभाग से जुड़ी वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता वाली संसदीय कमेटी में 22 दिसंबर को RBI ने नोटबंदी को लेकर 7 पन्नों का नोट जमा कराया था। इसमें बताया गया कि सरकार ने 7 नवंबर 2016 को रिजर्व बैंक को सलाह दी कि आतंकवाद की फंडिंग, काले धन, जाली नोटों की समस्या को कम करने के लिए 500 और 1000 रुपए के बड़े नोटों की कानूनी मान्यता वापस ली जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक पत्र में ये भी कहा गया कि काले धन को मिटाने से समानांतर अर्थव्यवस्था भी खत्म हो जाएगी और इससे भारत की विकास पर सकारात्मक असर पड़ेगा। पिछले 5 सालों में 500 और 1000 रुपए के नोटों का चलन बढ़ा है, इससे जाली नोटों की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, इसलिए सरकार इन नोटों को बंद करने की सिफारिश करती है। 7 पन्नों के इस नोट के मुताबिक इसके अगले दिन RBI सेंट्रल बोर्ड की मीटिंग हुई। काफी विचार विमर्श के बाद फैसला लिया गया कि 500 और 1000 रुपए के नोटों को वापस लिया जाए। सरकार ने इन सुझावों को माना और नोट वापस लेने का फैसला लिया। उसी दिन शाम को यानी कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन दिया और नोटबंदी का ऐलान कर दिया। नोटबंदी पर बहस के दौरान केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि नोटबंदी का फैसला RBI के बोर्ड ने लिया है। उन्होंने कहा था कि रिजर्व बैंक के बोर्ड ने ये फैसला लिया।
इसको सरकार के पास भेजा और सरकार ने इस फैसले की सराहना की और कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है। 8 नवंबर 2016 का आरबीआई का डाटा बताता है कि जिस वक्त ये फैसला लिया गया उस समय उसके पास तिजोरियों में केवल 94,660 करोड़ रुपए के 2000 के नोट थे। ये संख्या बाजार से वापस लिए गए करीब 15 लाख करोड़ रुपए का केवल 6% थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को गुजरात के गांधीनगर में 8वें वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन की शुरुआत की। 4 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश विदेश की कई कंपनी और उनके प्रतिनिधिमंडल हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी कोशिश भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वाइब्रेंट गुजरात समिट का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में देश और विदेश के कई शीर्ष कंपनियों के CEO और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। गुजरात सरकार को उम्मीद है कि समिट से राज्य में 25 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। 4 दिन की वाइब्रेंट गुजरात समिट इस बार गांधीनगर के महात्मा गांधी मंदिर में आयोजित की जा रही है। I welcome you all to the vibrant Gujarat Summit. I also wish you a very happy, prosperous and successful New Year. I fondly recall the modest launch of this event in 2003. Since then, it has been a very successful journey. सम्मेलन की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों के प्रमुखों और मंत्रियों से मुलाकात की और द्विपक्षीय बातचीत की। ये सभी नेता वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लेने यहाँ पहुंचे हैं। India has become the fastest growing major economy in the world. Despite the global slowdown, we have registered excellent growth. Today, India is a bright spot in the global economy. सम्मेलन में केन्या के राष्ट्रपति उहुरु केन्याता, खांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा और सर्बिया के PM अलेक्जेंडर वुसिच शामिल होंगे। रूस के डिप्टी PM दिमित्री रोगोजिन भी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जापान, नीदरलैंड्स, पोलैंड, सिंगापुर, स्वीडन और UAE सम्मेलन के पार्टनर देश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और बिहार चुनावों में बीजेपी को मिली हार के बाद यानी करीब 1.25 साल के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मंगलवार को पटना में थे। वैसे तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती समारोह को लेकर वो बिहार की राजधानी में मौजूद थे, लेकिन माना जा रहा है कि ये दौरा नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बढ़ रही नजदीकियों की एक और कड़ी है। मौका था जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संपूर्ण विचारों, बौद्धिक संवादों और आलेखों के 15 खंडों के संपूर्ण वाम्य के लोकार्पण का। इस मौके पर पटना पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने खुशी जताई कि उनके अध्यक्ष काल के दौरान पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मशती मनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आज भी दीनदयाल के विचारों पर चल रही है। दीनदयाल जी ने अपने जीवन काल में जो कुछ लिखा, जो कुछ बोले, वो सभी को एकत्रित कर उसको शब्द देने का प्रयास महेश जी ने किया है और मैं मानता हूं बहुत भगीरथ प्रयास, उनका सफल प्रयास। दरअसल अमित शाह के पटना दौरे को बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ रही नजदीकियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हाल ही में मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले का जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जमकर समर्थन किया था और अब अमित शाह का पटना पहुंचना नए समीकरण का संकेत दे रहा है। शराबबंदी और नशीले पदार्थों से होने वाली हानि से आम बिहारियों में जागृति लाने के लिए 21 जनवरी को पूरे बिहार में नीतीश सरकार ने एक मानव श्रृंखला का आयोजन किया है। नीतीश की अपील जारी होने के कुछ घंटे के भीतर ही बिहार बीजेपी ने घोषणा कर दी कि वह इस मानव श्रृंखला का न केवल समर्थन करती है बल्कि उसके नेता और कार्यकर्ता 21 को पूरे राज्य में मौजूद रहेंगे। बीजेपी और जेडीयू के बीच बढ़ रही नजदीकियों से बिहार की महागठबंधन सरकार में जेडीयू की सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल में खलबली मचना जाहिर है और शायद इसी के चलते आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने भी घोषणा कर दी
कि उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस ह्यूमन चैन में सब जगह सक्रिय रहेंगे। यह मानव श्रृंखला 11,000 किलोमीटर से ज्यादा की होगी और इसमें 2 करोड़ लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और यूपी पुलिस में 35,000 सिपाहियों की भर्ती की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। याचिका में यूपी पुलिस आरक्षी मुख्य आरक्षी सर्विस रूल्स 2015 को चुनौती दी गई है। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की कई नियमावली में लिखित परीक्षा को समाप्त कर हाई स्कूल इंटरमीडिएट की मेरिट और दौड़ के अंकों के आधार पर पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती की जा रही है, जिस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले ही अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा रखी है। रणविजय सिंह सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर आज सुनवाई होगी। और प्रदेश की कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटियों में सचिवों की नियुक्ति की शुरू की गई प्रक्रिया की वैधता को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के सचिव शंभुनाथ मल की ओर से दाखिल याचिका में सचिवों की नियुक्ति को प्रबंध कमेटी के अधिकारों का हनन बताते हुए राज्य सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DB भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच कर रही है। मामले की सुनवाई आज फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। गौरतलब है कि प्रदेश में 5700 प्राइमरी कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिनका संचालन निर्वाचित कमेटी के द्वारा किया जाता है और सचिव की नियुक्ति का अधिकार प्रबंध कमेटी के पास है। लेकिन सोसाइटी में वित्तीय सहित अन्य गड़बड़ियों के चलते राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए प्राथमिक कृषि कोऑपरेटिव सोसाइटीज में सरकारी कर्मचारी के सचिव के पद पर नियुक्ति का फैसला लिया है। प्राइमरी सोसाइटीज में सचिव पद पर नियुक्ति करने की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसकी अमेंडमेंट किया गया है कानून में, उसकी वैधता को चुनौती दी गई है। इसमें याची का ये कहना है कि जो नियुक्ति का पावर है वो प्रबंध कमेटी को है और ये उनके अधिकारों का उल्लंघन है और इसलिए इस प्रावधान को रद्द किया जाए। इस मामले में सुनवाई चल रही है और कल भी सुनवाई। और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना मामले में वाराणसी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जयकरण यादव आज हाईकोर्ट में हाजिर हुए। उन्होंने हाईकोर्ट की लीगल एंड कमेटी में 5,000 हर्जाना जमा किया और अनुपालन रिपोर्ट भी पेश की। BSA द्वारा आदेश का अनुपालन किए जाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अवमानना याचिका निस्तारित कर दी। गौरतलब है कि परिषदीय स्कूलों की 2 सेवानिवृत्त शिक्षिकाओं उषा श्रीवास्तव और सावित्री मौर्य ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए BSA पर 5,000 का हर्जाना लगाया था और व्यक्तिगत रूप से पेश होने का भी आदेश दिया था। दरअसल दोनों शिक्षिकाएं 31 मार्च 2016 को सेवानिवृत्त हो गई थी, लेकिन शिक्षिकाओं को 1 जुलाई 2015 से नवंबर 2015 के बीच 5 महीने के वेतन का भुगतान नहीं हुआ था, जिस मामले में हाईकोर्ट ने BSA को 6 हफ्ते में निर्णय लेने का आदेश दिया था। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस PKS बघेल की एकल पीठ ने याचिका को निस्तारित कर दिया। उषा देवी की याचिका पर आज BSA से पेश हुए वाराणसी के जयकरण यादव। उन्होंने 5,000 रुपये हाईकोर्ट में जमा किया, लीगल एड कमेटी को जो जमा किया गया। उसके बाद उन्होंने अनुपालन रिपोर्ट फाइल की और उन्होंने गलती के लिए अपनी माफ़ी मांगी, जिसको देखते हुए कि कोर्ट के आदेश का कंप्लायंस हो गया था, तो न्यायमूर्ति PKS बघेल ने याचिका निस्तारित कर दी है। कहा कि अब कोई ग्रीवांस नहीं रह गया, लिहाजा कोई और फर्दर कार्रवाई करने की अब आवश्यकता नहीं रह गई है। और यूपी सीमेंट कॉर्पोरेशन की चुरकडाला में बंद हो चुकी सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों को पेंशन दिए जाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल की है। राज्य सरकार की ओर से दाखिल अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पूछा है कि क्या राज्य सरकार के स्टैंडिंग ऑर्डर से नियुक्त कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी माना जा सकता है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 24 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी। गौरतलब है कि वर्ष 1959 में राज्य सरकार ने स्टैंडिंग ऑर्डर से सीमेंट फैक्ट्री के कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी, लेकिन बाद में फैक्ट्री के घाटे में चलने के कारण राज्य सरकार ने फैक्ट्री निजी हाथों में बेच दी थी, जिसके बाद कंपनी से बाहर हुए कर्मचारियों ने सरकारी कर्मचारियों की भांति पेंशन की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस मामले में सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कर्मचारियों के हक में फैसला दिया था। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस DB भोसले और जस्टिस यशवंत वर्मा की डिवीजन बेंच में हुई। प्रदेश सरकार की तरफ से विशेष अपील फाइल की गई है और उसमें ये कहा गया है कि जिनकी नियुक्ति स्टैंडिंग ऑर्डर से हुई है उसे गवर्नमेंट ने अपने वेरियस गवर्नमेंट ऑर्डर्स के द्वारा उन्हें सरकारी सेवक नहीं माना है, इसलिए उन्हें
पेंशन, सरकारी पेंशन नहीं दी जा सकती। इस पर कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के लिए इस प्रकरण को रख रखा है और 24 जनवरी को इस पर सुनवाई करेगी कि क्या स्टैंडिंग ऑर्डर से नियुक्त कर्मचारी गवर्नमेंट सर्वेंट माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे। और मरहूम भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के घर से पिछले महीने चोरी हुई चांदी की शहनाइयों का खुलासा हो गया है। यूपी एसटीएफ की वाराणसी यूनिट ने चोरी हुई 5 में से 4 शहनाइयों को बरामद कर लिया है। इस मामले में दिवंगत उस्ताद के पोते और 2 ज्वेलर्स को भी गिरफ्तार किया गया है। उस्ताद की मौत से पहले एपीएन ने उनके साथ खास बातचीत की थी। आइए गुजरे वक्त के गलियारों से हम यादों को ताजा करते हैं। अहीर भैरवतान के बीच बनारस के घाटों पर भोर की किरण फैलती थी। मारवा और पुरिया राग से बनारस की शाम गुलाबी हो जाती थी। काशी के महादेव भी जिसकी शहनाई के सुर सुनने के लिए बात जोड़ते थे। मस्जिद की अजान जिसकी शहनाई की धुन के बिना मुकम्मल नहीं होती थी। शास्त्रीय संगीत के पितामह, शहनाई के शहंशाह और भारतीय संस्कृति के संत भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनकी पूरी जिंदगी उनकी शहनाई और उससे निकलती धुन के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन 30 नवंबर को अचानक एक खबर आई जिसने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के सभी चाहने वालों को हिला कर रख दिया। उनकी 4 बेशकीमती शहनाई चोरी हो गई थी, जिसमें 3 बेशकीमती चांदी की शहनाई भी शामिल थी। चोरी के इस वाकये ने न सिर्फ पूरे वाराणसी को हिला के रख दिया, बल्कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के कद्रदानों में मायूसी फैला दी। एक लंबी पुलिस जांच और तहकीकात के बाद मंगलवार को 1 महीने 9 दिन बाद चोरी का ये पूरा मामला सुलझा। और इसका सुलझना और भी चौंकाने वाला था, क्योंकि चोरी की वारदात में घर के लोग ही शामिल थे। जांच और आरोपी के बीच एक बुरी खबर भी आई कि बिस्मिल्लाह साहब की चांदी की शहनाई गला दी गई। और इसी के साथ हमारे बीच खत्म हो गई एक वो धरोहर जो अपने आप में एक अजीम इतिहास समेटे हुए थी। खान साहब, आप शहनाई के सम्राट हैं, बल्कि शहनाई के जनक हैं, जिसको हम कहें कि गांव से शहनाई को उठा के आपने कहां पहुंचा दिया। कैसे शुरू हुआ ये सफर आपका? हमने बजाया, हमारे उस्ताद हमारे मामू थे, उन्होंने बजाया। उनके बाप थे हमारे नाना, उन्होंने बजाया। उनके बाप थे परनाना हमारे, उन्होंने बजाया। वो चला आ रहा वहाँ से सैकड़ों बरस पहले से। लेकिन होता क्या है कि साज वही है, शहनाई बनाने का ढंग अलग अलग है। अब भी इस वक्त ये है, यहाँ से थोड़ी दूर पर है, 10 मिनट का रास्ता है, विश्वनाथ जी बाबा का मंदिर। मंदिर तो दूर है, मंदिर में तो जा ही नहीं सकता कोई, वहाँ मुसलमान नहीं जाता। लेकिन हम वो आदमी हैं कि हम यहीं से शहनाई उठा के उसी तरफ बजा रहे हैं। हमारे दिल में है कि हम सुना रहे हैं, तो हमारा ख्याल है कि हम सुन रहे हैं बाबा। हम ये जान रहे हैं कि वो विश्वनाथ बाबा सुन रहे हैं। झारखंड बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक का आज आखिरी दिन है। जमशेदपुर के आदित्यपुर में मंगलवार से चल रही कार्य समिति की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक में सरकार और संगठन में तालमेल स्थापित करने के अलावा सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन और स्थानीय नीति को लेकर विपक्ष द्वारा राज्य भर में फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने का फैसला किया गया। साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जनहित में किए जा रहे कार्यों को जनता तक पहुंचाने की रणनीति भी बनाई गई। आज की बैठक में बीजेपी के मिशन 2019 पर भी चर्चा होगी। और बात करते हैं रांची में मौजूद संवाददाता ज्ञानरंजन से। ज्ञानरंजन, कौन सी अहम खबरें हैं आज? जी, झारखंड के खबरों की बात की जाए तो प्रदेश भाजपा की 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक का आज आखिरी दिन है। जमशेदपुर के आदित्यपुर में ये बैठक चल रही है और इस बैठक में लगातार जिस तरह से सरकार और संगठन के बीच समन्वय स्थापित करने की बात कही जा रही है और लगातार इसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई। खासकर सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर में संशोधन को लेकर जिस तरह से भाजपा के भीतर ही 2 घड़े काम कर रहे हैं, तो किस तरह से दोनों के बीच समन्वय स्थापित किया जाए और इस मुद्दे पर जो सरकार और संगठन के बीच एक छोटी सी खाई आई है, उस खाई को कैसे पाटा जाए, इन सारे बिंदुओं पर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चर्चा होगी।
जिस तरह से 10 जनवरी को कार्य समिति की बैठक में, जिसमें कि पहले प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई और इसके बाद जो कोर कमेटी की बैठक थी, इन सारे बैठकों में जो बातें तय हुई थी कि और केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कार्यों को किस तरह से जनता के बीच तक पहुंचाना है, इन सारे बिंदुओं पर आज की कार्य समिति की बैठक में चर्चा होगी। राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे और जिस तरह से लगातार विपक्ष के द्वारा सीएनटी एसपीटी एक्ट हो या स्थानीय नीति हो, इन दोनों मामले को लेकर जनता के बीच एक जो स्थिति पैदा की जा रही है, उस स्थिति पर भी चर्चा होगी और किस तरह से विपक्ष के वार को कुंद किया जाए, विपक्ष के वार को काटा जाए, इन सारे विषयों पर भी कार्य समिति की बैठक में चर्चा होगी। राजनीतिक प्रस्ताव पारित होंगे और जिसमें मुख्य रूप से जो 2019 का चुनाव है, इसको लेकर अभी से रणनीति तय की जा रही है और किस तरह से जो 23,000 बूथ हैं, 23,000 बूथों को किस तरह से मजबूत किया जाए, इन सारे विषयों पर कार्य समिति की बैठक में चर्चा होगी। जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने बताया कि राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए थे, जिस मुद्दे को लेकर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चर्चा होनी है और उसके बाद राजनीतिक प्रस्ताव पारित होने हैं। तो उसमें नोटबंदी को अब भाजपा नोटबंदी का नाम नहीं देकर नोट बदली का नाम दे रही है। इस विषय को लेकर के जी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान रंजन तमाम खबरों के लिए। बात करते हैं मुंबई की, तो मुंबई में 500 जगहों पर वाईफाई हॉटस्पॉट सेवा शुरू कर दी गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि इस वाईफाई प्रोजेक्ट का पहला फेज है, इसलिए फिलहाल इसे सिर्फ 500 जगहों पर फ्री वाईफाई की शुरुआत की गई है और आगामी 1 मई तक मुंबई में कुल 1200 जगहों पर फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट सेवा शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री फडणवीस का मुंबई महानगर पालिका के चुनावों से 1 महीने पहले इस सेवा को लोगों तक पहुंचाना एक तोहफा माना जा रहा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुंबई को भारत का पहला वाईफाई शहर बनाने में महाराष्ट्र सरकार का ये पहला कदम है। मुंबई को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना के तहत ये कदम बड़ी भूमिका निभाएगा। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुशल पाठक जुड़ चुके हैं। कुशल, क्या क्या अपडेट? जी, मुंबई को स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ पहला कदम बढ़ चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस 500 फ्री हॉटस्पॉट्स लॉन्च किए हैं और ये घोषणा उन्होंने ट्विटर के द्वारा की थी। लोगों तक पहुंचाना चाहा कि मुंबई में 500 अलग अलग जगहों पे फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट की सुविधा लगा दी गई है। ये कार्य इलेक्शन 1 महीने में है और इस पहल की शुरुआत की है। चीफ मिनिस्टर ने ट्विटर पे कहा कि ये पहला फेज है जिसमें 500 लगे हैं। टोटल उनका जो टारगेट है वो 1200 का है, जो 1 मई 2017 तक पूरा होने की संभावना है। अलग अलग चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया, जैसे कि अब ट्रैफिक सप्ताह में सीसीटीवी वगैरह इंस्टॉल किए गए, ऐसे अन्य चीज़ें की गई और इसके साथ अब चुनाव के पहले ही सीसीटीवी का अपना वाईफाई का इंट्रोडक्शन करना, ये एक बहुत अच्छा कदम है। उनको उससे एक पुश मिल सकता है इलेक्शन के लिए, जो बीएमसी इलेक्शन आ रहे हैं उसमें, क्योंकि उन्हें उनके खुद के दम पर इस इलेक्शन को जीतना है। उन्हें बीजेपी, कांग्रेस वगैरह किसी अन्य पार्टी के साथ कुछ समझौता करके या किसी के साथ मिलके ये इलेक्शन जीतना नहीं है, इसलिए उन्होंने ये पहल ली है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये हॉटस्पॉट जो है इसका एक ट्रायल पीरियड था 2 जनवरी से 8 जनवरी तक और 9 जनवरी से इसे पब्लिक के लिए किया गया। ये ट्रायल पीरियड में देखा गया कि ये किस तरह से चलता है, कैसे इसका उपयोग होगा और किस तरह से इस खास ध्यान दिया गया था कि इसके हैकिंग में और इसका दुरुपयोग ना हो। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसका दुरुपयोग करते हैं, हैकिंग में वाईफाई वगैरह में वाईफाई पॉर्न साइट्स वगैरह एक्सेस करते हैं। इस पे खास ध्यान रखा गया है कि ये ऐसी कुछ चीज़ किसी के ध्यान में ना और ऐसी कुछ घटना ना हो जिससे उन्हें शर्मिंदगी हो। सरकार का ये भी कहना था कि ये जो हॉटस्पॉट की सुविधा उन्होंने की है, ये एक OTP द्वारा की जाएगी। हर इंसान का एक मोबाइल नंबर जो होता है वो लिया जाएगा, उस पर एक OTP आएगा। वो OTP एंटर करने के बाद उन्हें एक पीरियड दिया जाएगा, जैसे कि आधा घंटे का पीरियड है या 100 MB की एक लिमिट है। इस लिमिट के बाद उन्हें चार्ज लगाया जाएगा। कहा जा रहा है कि जी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने आखिरी बार अपने देश को लोगों को संबोधित किया। अपनी फेयरवेल स्पीच में ओबामा ने कहा कि मिशेल और मुझे पिछले कुछ हफ्तों से शुभकामनाएं मिल रही हैं। आज मैं शुक्रिया कहना चाहता हूं। हर दिन मैंने आपसे सीखा, आप लोगों ने मुझे बेहतर राष्ट्रपति और इंसान बनाया। बता दें आपको, ओबामा का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है। इसी दिन ट्रंप नए प्रेसिडेंट के रूप में शपथ लेंगे। लोगों ने ओबामा से कहा 4 साल और, तो उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता।
If I had told you 8 years ago that America would reverse a Great Recession, reboot our auto industry, and unleash the longest stretch of job creation in our history, और देश के 5 राज्यों में चुनाव बिगुल बज गया है। नेता वादों का पिटारा लिए जनता के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। पार्टियां अपना अपना दावा जनता के सामने कर रही हैं। एक बार फिर जनप्रतिनिधि जनता के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता किसे चुनती है, किसे अपना कीमती वोट देती है, किसे वोट की चोट देकर सिरमौर बनाती है, किसे कंगाल बनाती है। एपीएन जनता का नब्ज टटोलने के लिए जनता के बीच पहुंचकर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर क्या चाहती है जनता। और चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में क्या है जनता का मूड, ये जानने के लिए एपीएन ने जनता जनार्दन से बात की और उनके मन की बात जाननी चाहिए। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी नेता जो है वो इस चुनावी महाभारत में जनता के बीच जाने की तैयारी में है और जा भी रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर हम बनारस की उस धरती पर हैं जहां पे बनारस ने 2014 में न सिर्फ सांसद बल्कि देश का प्रधानमंत्री दिया था। तो चुनाव पे चर्चा उस समय लाजमी थी और इस समय भी अगर बात की जाए तो हम एक चुनावी माहौल में एक चाय की चर्चा पे साथ में हमारे साथ कुछ बनारस की जनता है जिनसे हम बात करेंगे कि सर एक बार फिर सूबे में चुनाव है। अब सूबे में जो चुनाव है उसके लिए नेता जो है वो आपके बीच आ रहे होंगे। आपको क्या लगता है जो इससे पहली बार चुनाव हुआ था उसमें जो भी वादे किए गए थे, जो भी आप लोगों को ढाढ़स दिया गया था नेताओं द्वारा, क्या वो पूरा हो पाया है? देखिए, जो आज के डेट में जो भी काम हो रहे हैं अभी दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन ये है कि 3-4 साल में बहुत बड़ा इसका बदलाव होगा। बनारस में आएंगे लोग, पहचानेंगे नहीं इस बनारस को। नहीं, लेकिन अगर हम बात करें व्यक्तिगत तौर पर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार पिछले 5 सालों में कितना विकास हो पाया है और उस समय जो भी विधायक थे आप लोगों के बीच और जो अखिलेश यादव की सरकार थी उनसे जो उम्मीदें थी आपको, क्या वो उम्मीदें पूरी हो पाई हैं? नहीं, उम्मीदें पूरी नहीं हुई है। अब अगर इस बार बात करें तो किसके साथ जाएंगे? किससे उम्मीद है कि जो आप लोगों का पूरा जो हक है वो दिलवा पाएगा? हम मोदी जी के साथ जाएंगे। बात की जाए भाजपा की तो आपको क्या ये मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, देश का प्रधानमंत्री यहाँ से, इसकी वजह से भाजपा? नहीं, इसके वजह से नहीं। मोदी जी इज ए गुड मैन, नो डाउट, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो करे, जो जनता से जुड़े, धरातल से जुड़े, उसी व्यक्ति को वोट देना है। प्रदेश के विकास डोर भी उनके हाथ में ही जाए ताकि विकास हो सके। हाँ, इसलिए कि केंद्र से अगर जो फंड आता है उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर उस हेड में नहीं हो पाता जहाँ होना चाहिए। आपसे भी जानते हैं, अगर बात की जाए इस चुनावी समर की, तो इस चुनावी समर में आप किसके साथ जाएंगे? मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत चीज देखना या फिर वाकई में विकास जो है वो आपको उम्मीद लगती है कि मोदी पूरा कर पाएंगे? अरे अभी तो जो है सो विकास जो है हो ही रहा है जो है, और अभी हमको उम्मीद तो आगे के लिए है ये है। लेकिन पिछला 5 साल जो है वो अखिलेश यादव एक युवा मुख्यमंत्री के तौर पर थे और उन्होंने भी अनेकों जो कार्यशैलियां, अनेकों जो कार्य हैं वो भी किए हैं, लेकिन फिर भी भाजपा पे ही क्यों दाव? अखिलेश जी का तो नहीं लग रहा है जो है कुछ हमको जो है किए हैं। ये थे तमाम लोग बनारस के जिनसे हम बात किए और जिनसे हम समझे कि क्या है जनता की राय। अगर जनता की माने तो जनता स्पष्ट है और पूरी तरह से खुले विचार में कह रही है कि वो भाजपा के साथ जाएगी, क्योंकि उनको उम्मीदें दिख रही हैं कि जो विकास की बागडोर है वो सिर्फ नरेंद्र मोदी द्वारा ही संभव है। कैमरामैन शिवम के साथ गौरव राय, एपीएन वाराणसी। चलिए अब रुक करते हैं एक नजर 10 बड़ी खबरों पर। कभी बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे और क्रिकेटर कॉमेडियन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का दामन थामेंगे। झारखंड बीजेपी में सीएनटी एसपीटी एक्ट में संशोधन को लेकर सरकार और पार्टी के एक बड़े धड़े के बीच छिड़ी जंग को देखते हुए बहुत जल्द संगठन एक कड़ा निर्णय ले सकता है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के 18,000 कर्मचारियों ने लगातार हड़ताल पर रहने से दिल्ली के पूर्वी इलाके कूड़े के ढेर में तब्दील हो गए हैं। बीजेपी अपनी चुनावी तैयारियों को धार देने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया।
कानपुर में बीते उस दिन हड़कंप मच गया जब चेकिंग के दौरान 2 गाड़ियों की तलाशी में 10 करोड़ के नए करेंसी मिली। इलाहाबाद के सूबेदार स्टेशन पर एक्सपेयर में खड़े एक ट्रेन की बोगी में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरी बोगी जलकर खाक हो गई। हापुड़ के थाना पिलखुआ कोतवाली में दहेज लोभी पति ने अपने पति की गोली मारकर हत्या कर दी। कुशीनगर में उस वक्त हंगामा मच गया जब शहर के सबसे व्यस्त इलाके में बने लक्ष्मी टॉकीज के मालिक की पत्नी की हत्या सिनेमा हॉल में ही कर दी गई। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में मंगलवार को प्रसिद्ध टॉय ट्रेन के इंजन और 2 डिब्बे पटरी से उतर जाने से ड्राइवर समेत कम से कम 5 लोग घायल हो गए। इंग्लैंड 11 के खिलाफ अभ्यास मैच में इंडिया ए को हार का सामना करना पड़ा है। इंग्लैंड ए ने 305 रनों का पीछा करते हुए 3 विकेट से जीत दर्ज की। तो चलिए वेकअप जिंदगी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कल फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।